आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन वीबीए। देखिए, जब हमारे पास कोई डाटा होता है तो डाटा पे काम करने के लिए कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को ऑपरेटर्स की नीड होती है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल x+5, तो यहाँ पर जो सिंबल है वो प्लस है, तो ये एक ऑपरेटर है और बाकी बचे हुए ऑपरेंड हैं। हर ऑपरेटर का अपना एक काम होता है, वही सीखना है आज की क्लास में कि किस ऑपरेटर से क्या होता है। तो वीबीए में ऑपरेटर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है, उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स न्यूमेरिक डाटा पे काम करते हैं केवल। जैसे कि ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको प्लस बोलते हैं, इसका काम होता है जमा करना यानी किसी चीज को जोड़ना। इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, इसका काम होता है एक नंबर को दूसरे में से माइनस करना। इसको डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं, ये एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर है 12 और उसको आप डिवाइड करते हो 5 से, तो इसका उत्तर आएगा 2.6। इस ऑपरेटर को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ये दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 और 2 को गुना करोगे तो उत्तर 20 आएगा। ये ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के काम आएगा। कभी कोई नंबर को डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर है 10, आपसे कोई कहता है कि 10 को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप ये ऑपरेटर लगाएंगे उनके बीच में, 10 mod 3 ऐसे लिखना है। चलिए अब इन सभी को एक बार मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कौन सा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक मॉड्यूल जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोडिंग में लिखा a1.value और यहाँ पर 2 नंबर लिखे। यहाँ से आपको पता लगेगा कि प्लस से क्या होता है। ये जोड़ के आपको उत्तर 12 दे देगा। सामने वाले सेल्स में आप देख लेंगे। यहाँ पर हम कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, यहाँ सिर्फ मैं आपको ऑपरेटर का अनुभव यानी उसका एक्सपीरियंस करा रहा हूँ कि प्लस करने से क्या होता है। दूसरा ऑपरेटर था सब्ट्रैक्शन। इसका काम माइनस करना होता है, तो इसका उत्तर 8 आएगा। अगर दो नंबर डिवाइड करने हैं आपको तो आपके पास ऑपरेटर होता है डिवीजन, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसका उत्तर आएगा 3.333 समथिंग। अगर आपको दो नंबर का भी मल्टीप्लाई करने की नीड हो तो आपके पास एक ऑपरेटर होता है जिसको आप लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तो आपके पास ऑपरेटर होता है मोड, आप मोड के साथ जा सकते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो ये आपका उत्तर 1 देगा। तो ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर जो यहाँ कंप्लीट होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द ऑपरेटर। किसी को किसी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो अपने आप से बोल देना, ठीक है। मैं आपके डाउट दूर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ, डोंट वरी। आप अपना डाउट बोल देना जो भी डाउट, मैं मतलब ऐसे मत करना बच्चों की तरह कि आपके मन में कोई डाउट रह गया या आपने पूछा नहीं, आप वेट करते रह गए कि मैं आपसे बोलूँ कोई डाउट नहीं पूछें। आपका जब मन करे पूछ लेना। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी में ऑपरेटर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में निकल के आएगा। अगर दो वैल्यू आपको कंपेयर करनी है तो ये ऑपरेटर यूज करता है इक्वल टू ऑपरेटर। अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ये आपको ट्रू देगा। चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकली करते हैं सब। अगर मैंने यहाँ लिखा कि 10 10 के बराबर होता है तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर 10 की वैल्यू 10 के बराबर है तो इसका आंसर ट्रू देगा। तो दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम आता है। अगर बराबर होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अगला जो ऑपरेटर मैं लिखने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अगर मैंने लिखा कि 8 नॉट इक्वल टू 7, यानी मैंने बोला कि 8 जो है 7 के बराबर नहीं होता, तो इस चीज को चेक करने के लिए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आप लगा सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू अनइक्वल होंगे, दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगे, तो उत्तर ट्रू में जाएगा। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर भी ट्रू बनेगा। अगर आपने 8 लिख दिया तो फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। ये चेक करता है बड़ी वैल्यू। अगर मुझे चेक करना है कि 10 का जो मान है बड़ा होता है 8 से, तो आप ये साइन यूज कर सकते हैं। अगर पहली वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं दूसरी से बड़ी, तो ये यूज कर सकते हैं। अगर ये वास्तव में बड़ा होगा तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर ये पहला वैल्यू बड़ा नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। बड़े होने पर ट्रू बनता है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से सवाल आ जाए, मैंने लिखा 10 बड़ा होता है 10 से, बताइए क्या उत्तर आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लगाता तो क्या आएगा? ट्रू आएगा।
क्योंकि बड़ा नहीं बराबर तो है ना। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ छोटी वैल्यू की, पहली जो नंबर है ये छोटा होता है 8 से, अगर वास्तव में सेटिस्फाई करेगा तो ट्रू बनता है, नहीं तो फॉल्स बनता है। तो अभी इसका आंसर फॉल्स बनेगा क्योंकि छोटा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि 10 की वैल्यू छोटी होती है या बराबर होती है 8 के, तो क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा, क्योंकि इस बार ना तो वो छोटा है ना बराबर हुआ, इसलिए फॉल्स को टकराएगा, फॉल्स पे पहुंचेगा। तो ये 6 ऑपरेटर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इनको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है इनमें किसी को? नेक्स्ट जो कैटेगरी के ऑपरेटर आते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा तब लगाते हैं जब हमारे पास कंडीशंस एक से ज़्यादा होती हैं, तो उनके बीच में इसको लगाया जाता है। कंडीशन 1 कंडीशन 2 हमारे पास है, तो उनके बीच में क्या लगा होगा? स्पेस छोड़ नहीं सकते, कॉमा लगा नहीं सकते, तो उनके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगता है। ये दो होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और। तो आप कब कौन सा लगाएंगे ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन ऐसी है कि किसी ने आपको बोल दिया कि आपके पास 3 कंडीशन है या 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर आंसर ट्रू आना चाहिए, तो आप एंड लगाएंगे। कोई अगर सिचुएशन ऐसे देता है कि आपके पास 2 कंडीशन है और किसी भी एक के ट्रू होने पर आपको ट्रू करना है, तो आप और लगाएंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने पहली कंडीशन लगाई कि 10 की वैल्यू बराबर होती है 8 के, एंड दूसरी कंडीशन लगाई कि 8 जमा 8 ग्रेटर देन 4 जमा 8। अब ध्यान से देखिए, ये हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। ये हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये 16 बड़ा होता है 12 से। तो पहली फेल, दूसरी ट्रू, तो दोनों तो ट्रू नहीं है ना। एंड क्या कहता है? दोनों ट्रू चाहिए, इसलिए इसका जो आंसर रिफ्लेक्ट होगा वो फॉल्स होगा। आया समझ में? हाँ, अगर मैं इसको तुरंत ऐसा कर दूं तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, डोंट वरी, दोनों सेटिस्फाई हैं। लेकिन हमने तो ऐसा करा हुआ था, तो इसलिए फॉल्स बना। इसी सवाल को अगर मैंने कुछ इस तरीके से किया होता बच्चों, यहाँ पर एंड की जगह और का इस्तेमाल किया होता, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और का कहना होता है कि कोई भी एक ट्रू चाहिए। ये फेल है लेकिन ये तो ट्रू है, तो आंसर ट्रू को रिफ्लेक्ट करेगा। समझिए, लॉजिकल ऑपरेटर में एक और ऑपरेटर काउंट किया जाता है एडिशनली, उसका नाम होता है नॉट ऑपरेटर। वो सही को गलत, गलत को सही कर देता है, पूरी तरह से आंसर को पलट देता है। वो कैसे काम करेगा देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ कि 10 जो है बड़ा होता है 7 से, तो क्या कहोगे आप? ट्रू के फॉल्स? ये ट्रू है, लेकिन इसका आंसर पलटना है मुझे, इसका आंसर किसी भी हालात में मुझे फॉल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसके बाहर नॉट लगा दूंगा, ये इसके आंसर को पलट देगा। ये पलट गया। अच्छा, जरा 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा था? इसका आंसर पलटवाना है, बाहर क्या लगा दिया मैंने, तो इसका आंसर पलटी मार देगा। समझ गए? तो ये थे हमारे सारे के सारे ऑपरेटर्स। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे का? अब मैं इन सबको मिक्स करके एक आपको सवाल देता हूँ, तो आप, मैं कोशिश करूँगा आप बना देंगे उसे। तो ये 18 नंबर में छके छपेगा। मैं लिखता हूँ इक्वेशन को, आप आंसर बताइएगा। कोशिश करना बताने का, क्योंकि रेस्पॉन्स कम आता है आपके बैच में। कोशिश करना बताने का। ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ ये बात, ऑफलाइन में तो बच्चा रेस्पॉन्स ना दे, सब हो नहीं सकता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोगों से कह रहा हूँ इसलिए। ठीक है, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते। देखिए, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूँ और उसका आंसर प्रेडिक्ट करना है कुछ इस तरीके से। मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है, अपने अपने हिसाब से लिख देता हूँ। और इसका आंसर बताइए। एक ने बोला ट्रू, ट्रू बोला है विवेक ने, आवाज पहचानता हूँ उसकी। कपिल ने बोला है फॉल्स। और कोई जवाब? बेटा बाकी लोग ना ऑडियंस का रोल प्ले कर रहे हो आप लोग लीडरशिप की भावना में कब आओगे? जवाब तो दाखिल करो अपना।
अगर जवाब दाखिल नहीं कर रहे हो तो आप लोग ऑडियंस होगा ली फॉल्स। तो 3 वोट फॉल्स के पास नहीं है। फॉल्स जवाब कहाँ से आया था? ऑफलाइन क्लास से फॉल्स बोला है ऑनलाइन में, और यहाँ पे भी ऑफलाइन में सब बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं। अब चला के देख लेते हैं, देख जाएगा। जय माता दी। तुम ट्रू के साथ हो। विवेक के साथ एक लड़की मिल जाती है, चलो मनीषा ट्रू। 2 वोट ट्रू के साथ हैं, 3 वोट फॉल्स के साथ हैं। बाकी ट्रू आएगा तो बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं चला देता हूँ। फॉल्स टीम जीतती है। जिनका जवाब फॉल्स था वो जीतते हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं ऐसा क्यों हुआ। करें, ट्राई करें। देखिए बेटा, इसको सॉर्ट आउट करते हैं सवाल को। तो जरा कहानी ये थी, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो। क्या बना ये बच्चों, बताइए क्या बना ये बना ट्रू। फिर इसके बाद की ये कहानी सॉर्ट आउट करो। ये क्या बना, 10 बराबर नहीं होता 10 के, ये फॉल्स हो गया। अब एंड का केस ये कहता है कि दोनों ट्रू चाहिए। ये दोनों ट्रू हैं क्या? तो ये क्या बना अपने आप में, फॉल्स बना बेटा। बना ना फॉल्स? अच्छा, ये पूरी इक्वेशन फॉल्स बन गई। और एंड लग रहा है यहाँ पे, एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू चाहिए। तो दोनों ट्रू तो नहीं हो गए, तो आंसर क्या बना? तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो जितना भी मैंने पढ़ाया, आधी क्लास ओके, आधी क्लास नॉट ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सबक पे। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। उसका यूज देख लो। अगर दो टेक्स्ट आपस में जोड़ने हो, आपको क्या करने हो, जोड़ने हो, तो कैसे जोड़ते हैं? मैंने तो यहाँ पर मैं दो टेक्स्ट जोड़ने वाला हूँ। मेरा पहला नाम है राम, दूसरा टेक्स्ट जोड़ दिया मैंने सिंह। जब दो टेक्स्ट आपस में जोड़ते हैं तो प्लस का साइन यूज होता है, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। रन करो, जुड़ जाएगा। अगर आपको बीच में कुछ स्पेस भी ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये जुड़ गया। इसके अलावा हमारे पास VBA में एक फंक्शन होता है स्पेस नाम का। आप जितना नंबर डालेंगे उतना स्पेस ये बीच में ऐड कर देता है। अगर आप एक लिखेंगे तो एक स्पेस आएगा। तो ये था कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। अगर मेरे पास एक व्यक्ति का नाम है और दूसरा उसका एक नंबर है, मुझे दोनों नंबर एक साथ जोड़ने हैं, तो प्लस ऑपरेटर का यूज करके टेक्स्ट और नंबर कभी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो VBA में हमारे पास इस चीज को करने के लिए एक समाधान होता है, वो होता है M% का साइन। तो जब कभी आपको ऐसी कोई दुविधा लगे टेक्स्ट और नंबर को जोड़ने की, तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो और नंबर जोड़ दिया जाएगा। अगर बीच में स्पेस ऐड करना है तो ये फॉर्मेट आपका यूज कर लीजिएगा, ये सेम वर्क करेगा। समझ आ गया तक? अगला टॉपिक है वेरिएबल की वैल्यू को लॉक कैसे किया जाता है। फिर से स्टार्ट करते हैं। एक अगला, ये जब तो पूछा मैंने तो, ये आप कैसे करेंगे? यहाँ देखिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं यहाँ पर पहुंचा सब पर। मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू को लॉक करना है। कोई वेरिएबल हमारे पास होगा, उसकी वैल्यू को हम लॉक करेंगे। तो वो कैसे होता है? मैंने लिखा सब, मैक्रो का नाम लिख दिया मैंने, कुछ भी। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे एक वेरिएबल होती है जैसे कि पाई की वैल्यू, वो लॉक रहती है, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को लॉक कब करते हैं? जब हमको जरूरत है कि एक ऐसी वैल्यू हमें चाहिए जो वैल्यू सेम रहती है, बदलती नहीं है, और चाह कर भी कोई बदलना चाहे तो बदल ना पाए। उस सिचुएशन में हम उसकी वैल्यू को लॉक करते हैं। समझ में आ गया बात हमारा? तो मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया पाई नाम से, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 3.14। अब इसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया एक लोकेशन पे, ठीक है? तो ये मेरे को आंसर दे देगा 3.14, दे दिया, आ गया। लेकिन अगर कल को कोई बंदा इसकी वैल्यू को चेंज कर दे तो कोई रोक नहीं पाएगा, चेंज हो जाएगी ये वैल्यू। कोई मना थोड़ी ना कर सकता है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तुरंत। हो गई चेंज, देखो। हमें कुछ इस तरीके से कोड को लिखना है कि इसकी वैल्यू को लॉक कर सकें और ये वैल्यू चाह कर भी चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन हम लोगों को VBA में दिया गया है, आप उस वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करें। और जब हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो उसको वैल्यू नीचे नहीं कर सकते साइन। आप उसकी वैल्यू को अगर सोच रहे हो ना यहाँ साइन कर दो ऐसे, तो नहीं कर सकते। ये चीज भी ध्यान रखना, नहीं कर पाओगे आप ऐसे। ठीक है,
तो जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट असाइन करते हैं तो जिस वक्त वेरिएबल बनाया जाता है उसी लाइन में उसको वैल्यू दे दी जाती है। अब उसको वैल्यू मिल चुकी है, आगे वैल्यू यूज हो रही है वैल्यू। अब चाहकर भी अगर इस वैल्यू को आप लोग ओके देखो, अभी मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं इसकी वैल्यू में कुछ और डालूंगा ना नहीं जाएगा। देखो ये एरर आ गया ना। तो कभी भी कोई वेरिएबल की वैल्यू लॉक करनी है तो तरीका पता लग गया आप लोगों को, क्या लगाएंगे वहां पे कांस्टेंट, और वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो अब हम शुरू करेंगे अपनी VBA की यूनिट नंबर 3। तो देखिए हमारे पास अब हमारा एक्सेल का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं VBA का यूनिट 3 चैप्टर है आपका, जिसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला फंक्शन आता है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप यूजर से डाटा ले सकते हैं, यानी प्रोग्राम रन करने के बाद आप यूजर से कुछ भी इनपुट करा सकते हैं। ये जो फंक्शन होता है इनपुट कराने का, ये हर प्रोग्रामिंग भाषा में उपलब्ध है, ठीक है। तो हम VBA के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम के रन होने के बाद यूजर से डाटा ले सकते हैं। तो चलिए कोड शुरू करते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करा, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम और उसकी एज। अब मैं चाहता हूँ प्रोग्राम यहाँ पर हम क्रिएट करें। मैं लिखा सब और एक मैक्रो बनाया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जब मैं मैक्रो को रन करूँ तो वो हमसे नाम और एज के बारे में पूछे, हम वो डाटा डालेंगे और वो डाटा यहाँ पे चला जाए, ऐसा कुछ करने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए, एक नेम के लिए बनाया, डाटा टेक्स्ट टाइप का होगा तो स्ट्रिंग ले लिया। एक हम लोगों ने वेरिएबल एज के लिए बनाया, ये हमने कल पढ़ा था। अब हम नेम के अंदर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे यूजर से। यूजर से वैल्यू लेने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इनपुट बॉक्स। पाइथन में इसी फंक्शन को आप इनपुट के नाम से जानते हो, इनपुट लिखते थे ना, यहाँ पर इनपुट बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे एक टाइटल, एंटर योर नेम। तो जो भी नाम आप डालेंगे वो नेम में चला जाएगा। उसके बाद सेम काम हम एज के लिए करेंगे, एंटर योर एज। अब जैसे ही आप ये डाटा आपके पास आ चुका है, अब इस डाटा को सेल में प्रिंट करा देंगे हम। तो हम वहाँ उसके प्रिंट करने के लिए लिखेंगे, जैसे मुझे नेम को यहाँ प्रिंट करना है तो इसकी लोकेशन क्या बनेगी, सेकंड रो का पहला कॉलम, तो यहाँ पे नेम चला जाएगा। ऐसे ही हम आगे लिखेंगे अगले ब्लॉक में, सेल्स सेकंड रो का सेकंड कॉलम, और वहाँ पर हम लोग एज की वैल्यू। अब आपको सिर्फ कोड को रन करना है। जैसे ही आप कोड को रन करेंगे, इस वाले मैक्रो को रन करने के लिए ये आपसे देखो क्या मांग रहा है, पहले एंटर योर नेम। तो मैंने नाम में डाल दिया उमेश। जैसे ही मैं ओके करूंगा फिर ये पूछेगा एंटर योर एज। एज में आपने डाल दिया 22। अब जब आप ओके करोगे तो वो डाटा आपको एक्सेल की शीट में दिखेगा। ये समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? आगे बढ़े। अगला हमारा सवाल है यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग में इफ एल्स आना बहुत जरूरी है, ताकि डिसीजन किसी कंडीशंस के आधार पे आप प्रोग्राम को क्रिएट कर सकें। तो इसमें हम लोग इफ एल्स को लगाना सीखेंगे। तो इफ एल्स लगाने का यहाँ पर बताया गया है एक सिंटेक्स। जब भी आप इफ एल्स का ब्लॉक बनाते हैं तो ये तरीका है लिखने का तरीका। इफ लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे, देन लिखेंगे। इफ के नीचे जो भी कोड आपको लिखना है वो लिखो, और ऐसे ही आप एल्स बना के उसके नीचे अपना कोड लिखेंगे। अंत में इफ को बंद कर देंगे एंड इफ लगा के। कंडीशन जो भी आप लगाते हैं उसका आंसर या तो ट्रू बनेगा या फॉल्स बनेगा। अगर आपका आंसर ट्रू बनता है तो इफ के नीचे लिखा हुआ कोड रन होगा, ये वाला। अगर आपका आंसर फॉल्स बनता है तो एल्स के नीचे लिखा हुआ कोड रन होगा, यानी दोनों में से कोई एक कोड ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब इसके आधार पर दो एग्जांपल हम यहाँ पर बनाते हैं, बहुत छोटे से एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को चेकिंग करने का। मान लीजिए एक्सेल के किसी सेल के अंदर कोई नंबर हमारे पास है, मान लीजिए नंबर मैंने 12 लिखा हुआ है। अब मुझे प्रोग्राम बना के चेक करना है कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक कोड बनाएंगे इसका, ठीक है। हमने लिखा सब, एक बनाया मैक्रो ऐसे। अब मैं नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, एक बनाऊंगा वेरिएबल सबसे पहले, और इस वेरिएबल की मदद से एक्सेल में जो नंबर है उसको VBA में लेकर आएंगे। नंबर आ गया मेरे पास अब यहाँ पे। अब इस नंबर को चेक करेंगे तो कंडीशन लगाऊंगा, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। हम यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे, नंबर इज पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स पार्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स में लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव, और अंत में बंद कर देंगे। आपका कोड बन चुका है। जैसे ही आप कोड को रन करते हैं आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। क्या उत्तर आया? पॉजिटिव आया।
अगर मान लीजिए आप यहाँ पर वैल्यू कोई नेगेटिव में डाल देते हैं तो ये ऑब्वियसली उसका उत्तर आपको नेगेटिव बताएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इफ एल्स लगा सकते हैं। एक प्रोग्राम और बनाते हैं, चलिए इस बार हम प्रोग्राम बनाएंगे। अगर मेरे पास कोई नंबर है और हमको चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ओड है, इसका प्रोग्राम कैसे करना है। एक और मैक्रो हमने यहाँ पर बनाया। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। अब लॉजिक लगाएंगे, जो भी नंबर आपके पास है वो n के अंदर है, आप n को डिवाइड करके देखें 2 से और रिमाइंडर निकालें। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकलता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिमाइंडर निकल गया। अब जो भी रिमाइंडर का मान आएगा उसको 0 से कंपेयर कर लें, ऐसे करते हैं इक्वल। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है तो हम अपना मैसेज लिख सकते हैं कि नंबर इवन है। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना मैसेज डालेंगे नंबर ओड है। सवाल बन गया, चेक करिए क्या उत्तर आया, ओड। अगर मैं यहाँ पर उत्तर 12 लिखता हूँ तो इसका जवाब आएगा इवन। सवाल समझिए। अभी हमने पढ़ा छोटे छोटे सवाल से बंद करते हैं। हाँ, सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स में बिल्कुल भी आप थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, सिंटेक्स हमेशा फॉलो करना है। आप कोई भी भाषा पढ़ते हैं सिंटेक्स पढ़ाया जाता है ना आप लोगों को। आप लोगों ने अगर पाइथन भी पढ़ा होगा तो पाइथन में भी आपको बताया होगा इफ लगाने का तरीका क्या होता है। इफ लगा के कंडीशन बाद में 2 डॉट लगाते हो, कॉलन लगाते हो, रूल है ना वो उसका, वो क्या होता है, सिंटेक्स होता है ना। आगे बढ़े। अगला आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर आप इफ के अंदर भी इफ एल्स बना सकते हैं या फिर एल्स के अंदर भी इफ एल्स बना सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसकी जरूरत हमें जब पड़ती है जब हमारे पास चॉइस 2 से ज्यादा हो। अभी तक क्या था कि 2 ही केस थे, आपको चेक करना था नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव, 2 ही थी। आपको चेक करना था नंबर इवन या ऑड, 2 ही है। अगर 3 होते तो ये लगता है, जैसा आपको चेक करना है कि जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। इतनी चॉइस हो गई 3, तो क्या लगेगा, नेस्टेड इफ एल्स। मैं आपको देता हूँ 2 नंबर, नंबर 1 नंबर 2, और कहता हूँ कि बड़ा नंबर पता करो, तो लगेगा नॉर्मल इफ। अगर मैं आपको देता हूँ 3 नंबर, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, और आपसे कहता हूँ कि बड़ा नंबर पता करो, अब चॉइस 3 है तो नेस्टेड इफ। याद रखना जब तक चॉइस 2 है इफ से काम चल जाता है, जैसे ही चॉइस की संख्या 2 से ज्यादा होती है क्या लगेगा। बस ये बेसिक फंडा याद रखिएगा। चलिए अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोग्राम हम यहाँ बनाएंगे, हमारे पास एक्सेल में 3 नंबर होंगे, जो नंबर सबसे बड़ा है उसका हम पता लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर ले लेता हूँ, 10 20 और 12। जो नंबर सबसे बड़ा है उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इन नंबरों को वीबी में लेकर आओ। तीन वेरिएबल बना लेता हूँ पहले, एक एक करके नंबर उठाते हैं। आई होप इतना तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि समझ पा रहे हो आप। ये 3 नंबर आ चुके हैं हमारे पास। अब लॉजिक लगेगा, सारा खेल किसका, अब लॉजिक का। लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए ए और बी। ऐसे ही करते हैं ना कंपेयर, बड़ा छोटा। थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका कंट्रोल इफ में जंप मारेगा, और इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब है ए बड़ा है, बी क्या हो गया, आउट हो गया। अब रेस में बचे 2 लोग, ए और सी, उन दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर लो। जो बड़ा है उसको प्रिंट कर दो साथ के साथ, ए बड़ा था ए प्रिंट कर दो, और नहीं तो सी बड़ा होगा सी प्रिंट कर दो। ये समझ में आ गया खेल, निपट गया इसका खेल। अब नीचे वाले एल्स में आ जाओ। नीचे वाले एल्स में आपका कंट्रोल तब आएगा जब ये ऊपर वाली इफ की कंडीशन फेल होगी, और ऊपर वाले इफ की कंडीशन के फेल होने का मतलब माना जाएगा कि बी बड़ा है, ये माना जाएगा बी बड़ा है। अब यहाँ बचे बी और सी, उनको बिठा दो, जो बड़ा है उसको छाप दो। निपट गया तो अब आप कोड को रन कर लीजिए, जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा वही प्रिंट होगा। चेक कर लो, देखो 20 बड़ा था, आ गया। और ये नंबर को चेंज करते हैं, अभी रन करते हैं इसको। आ रहा है, ये भी कोड आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर आपके पास एक सवाल है, एक स्टूडेंट है, उसने 3 एग्जाम दिए 3 सब्जेक्ट के, उनके नंबर्स आपको दिए गए। आपको पता करना है कि उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शर्त ये है उसके हर सब्जेक्ट में नंबर 35 से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी शर्त ये है उसके ओवरऑल कंप्लीट जो एवरेज मार्क्स हैं
वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो इनको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? बना लोगे इसको? तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो डाउट है किसी बच्चे का? ये आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ। इसमें आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस। जैसे एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन होते हैं ना, ऐसे VBA में भी टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। VBA में टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं, याद आया कुछ? इसलिए इसको स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनसे अलग होते हैं। जरा उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें एक फंक्शन है एलकेस, ये लोअर करता है। जैसे वहां पे लोअर होता था ना, यहाँ पे एलकेस है, ये आपके डाटा को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। एक होता है यहाँ पे फंक्शन यूकेस, ये आपके डाटा को अपर केस में कन्वर्ट करता है। एक हमारे पास फंक्शन होता है राइट, ये हमको डाटा राइट से निकाल के देता है, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन होता है लेफ्ट, ये हमको डाटा लेफ्ट से निकाल के देता है। एक हमारे पास फंक्शन होता है मिड, ये हमको डाटा बीच में से निकाल के देता है। तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया, अब आपको सर प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। मैंने कभी भी कोई सवाल आपको बिना प्रैक्टिकल के बताया है? तो प्रैक्टिकल बताएंगे इसका भी। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप मेरे पे भरोसा रखें। अगर मैं कभी ऐसे, कई बच्चे होते हैं, जैसे मैंने अभी थ्योरी पढ़ा दी ना, लेफ्ट से लेफ्ट निकाल से राइट भी निकालते हैं, तो तुरंत थोड़ी देर के बाद मैंने रियलाइज करा कि ऑनलाइन क्लास में से एक बच्चा बोलता था सर एग्जाम्पल भी तो बताओ इनके। तो मैंने पहले ही टोक दिया कि यार मैंने कभी कोई आपको थ्योरी पढ़ाई है तो ऐसा सोच के देखो, आज तक रिमाइंड करके देखो जब से पढ़े हो। अगर मैंने कोई टॉपिक बताया तो उसको प्रैक्टिकल करा होगा हमेशा। आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख लो आज तक, ठीक है। मेरे कहने का ये अर्थ है, मैंने थ्योरी पढ़ाई तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो देखो मैं कैसे करूंगा, सिंपल सा तरीका। मान लो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दूँ, तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अब जो भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये ना तो छोटा है ना बड़ा है। पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, ना तो इसकी गिनती आप छोटों में करोगे ना बड़ों में करोगे, ऐसा कोई केस भी नहीं होता। इंग्लिश में जब भी कोई चीज लिखी जाती है तो उसके केस होते हैं, जैसे लोअर केस, अपर केस। तो ये अपर में नहीं है, ये लोअर भी नहीं है। एक होता है टाइटल केस, जिसको प्रॉपर बोलते हैं, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है, ये वो भी नहीं है। एक होता है सेंटेंस केस, जिसकी पूरी लाइन का पहला अक्षर बड़ा होता है, ये वो भी नहीं है। एक होता है टोगल केस, टोगल केस में पहला अक्षर छोटा होता है, बाकी सारे बड़े होते हैं, ये वो भी नहीं है। एक होता है कैमल केस, एक होता है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है, अगर मैंने दो शब्दों का कोई वर्ड लिखा है, पहला वाला जो शब्द होगा वो सारा छोटा होगा, लेकिन जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला अक्षर बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 7 केसेस बताए हैं। तो लाइन में लिखते हुए 7 तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर हम 2 में खुश रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 में खुश रहते हैं, लोअर, बड़ा और सेंटेंस केस, ठीक है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैसे करना है देखो। तो एक बनाते हैं मैक्रो, जितने जो भी डाटा है उसको पहले लेकर आ जाओ अपने पास। ये समझ गए होंगे आप लोग, डाटा हम सुरक्षित ले आए हैं। अब इसका स्मॉलर वर्जन बना के B1 में प्रिंट करके दिखाएंगे, पूरा डाटा स्मॉल केस में कन्वर्ट करके। तो फंक्शन होता है एल केस, हो गया। एल केस में डाला, डाटा कन्वर्ट हुआ, देखो आ गया। अगर इसका बड़ा वर्जन यानी कैपिटल वर्जन चाहिए आपको, तो उसको यू केस में डाल दीजिए बस। ये देखिए, ये बड़ा वर्जन आ गया, आ गया ना। इसके अंदर प्रॉपर नाम की चीज नहीं होती, नहीं होती, देखो दिखाओ, ठीक है। ये होता ही नहीं है, या तो अपर या लोअर, है ना। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीचर पे डिपेंड होता है आपका भविष्य अच्छा जाएगा कि बेकार जाएगा। मैं इसको बाईपास करके जा सकता हूँ, अभी भी जा सकता हूँ। अभी तुम लोगों ने खुद ही रियलाइज किया होगा कि प्रॉपर होता ही नहीं है तो नहीं चलता होगा, या तो लोअर होता है अपर होता है, बाईपास करके जा सकते हैं ना। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि जब कोई आप डॉक्टर बनो बड़े होगे, तो आपकी ड्यूटी होती है मरीज की जान बचाना। समझ रहे हो बात? आप अगर वकील बनो तो आपकी ड्यूटी होती है कि निर्दोष को बचाना है कैसे भी करके, चाहे फीस दे या ना दे, ठीक है। अभी तो सरकारी वकील बनोगे। तो ऐसे ही हम जब टीचर होते हैं तो हमारे फर्ज होता है कि यार जितना हमको ज्ञान है वो तो बता दिया जाए। अगर नॉलेज नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर है तो उसको तो बता दें। तो अब यहाँ समझो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन ना चले, ठीक है, स्टेटमेंट समझिएगा। अगर वो फंक्शन आप चला रहे हो और वो नहीं चल रहा है VBA में,
तो एक्सेल में तो चलता था, तो एक्सेल का फंक्शन यहाँ कॉल कर लो। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एक्सेल का फंक्शन यहाँ कैसे कॉल होता है, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल का फंक्शन यहाँ कॉल करने के लिए आप लिखेंगे वर्कशीट फंक्शन। तो वर्कशीट फंक्शन मतलब एक्सेल की शीट का फंक्शन, फंक्शन का नाम डाउट लगा के काउंटा, ठीक है। वर्कशीट फंक्शंस यहाँ आना चाहिए अपने आप से, अगर ये अपने आप से नहीं आएगा तो आप जब तक विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। वर्कशीट फंक्शन डॉट आ गया काउंटा, हिंट दे देते हैं ना, मतलब सही चल रहा है। काउंटा कर दिया मैंने, काउंटा। तो मेरे को काउंटर थोड़ी ना, मेरे को प्रॉपर चाहिए। देखो प्रॉपर आया कि नहीं आया, किसको करना है प्रॉपर, एक्स को। अभी देखिए ये चलेगा, ये चल गया। अब आपके पास एक ऐसी चीज है, कभी कुछ ना चले एक्सेल का फंक्शन कॉल कर। अभी सोचो ध्यान से, ये बाईपास हो सकता था ना बड़े प्यार से, तुम लोग को थोड़ी ना सपने आ रहे होते हैं ऐसे। चलो देखो ये समझ में आ गया, प्रॉपर यहाँ पर यूज करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मेरे को लेफ्ट साइड से डाटा उठाना है, कहाँ से उठाना है, लेफ्ट साइड से। जैसे मान लीजिए मेरे को लेफ्ट साइड से 3 अक्षर उठाने हैं, कितने अक्षर, 3 अक्षर उठाने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा b4 डॉट वैल्यू, यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट x, कितने अक्षर उठाने हैं, 3। तो लेफ्ट साइड से 3 अक्षर उठ के क्या उठ के आएगा, com, देखो ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डाटा मेरे को कैपिटल में चाहिए था, तो यू केस में डाल दो, जैसे एक्सेल में होता था ना फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसे यहाँ भी कॉल होते हैं, देखो आगे समझ में। अगर आपको राइट से डाटा उठाना है, कहाँ से उठाना है, राइट से, तो राइट से डाटा उठाने के लिए क्या लिखेंगे, राइट, कितने अक्षर उठाने हैं, मान लीजिए राइट से मेरे को 2 अक्षर उठाने हैं, तो राइट से 2 अक्षर आ जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा डाटा मेरे को स्मॉल केस में लिखना है, तो एल केस में बंद कर दो। ऐसे ही फंक्शन मिला मिला के तुम कैसा भी बना सकते हो, जैसे एक्सेल में करते थे, मिला मिला के लॉजिक लगा लगा के कुछ भी बना लो। अब मान लो आपको डाटा बीच में से उठाना है, बीच में से उठाना है, जैसे कंप्यूटर में पीयूटी पुट दिख रहा है, मेरे को पीयूटी पुट चाहिए, तो कैसे उठाएंगे, आप लिखो मिड किसमें से, एक्स में से। पहले स्टार्टिंग वैल्यू बताओ, पी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, चौथी नंबर है। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, कितने उठाने हैं, पीयूटी पुट में कितने अक्षर होते हैं, 3 होते हैं, पीयूटी पुट में 3 होते हैं, 3 लिख दो, तो तुरंत आपको पीयूटी पुट उठा के दे देगा। ओके। अगर आपको नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या पता करनी है कि टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें, संख्या काउंट करनी है, लेटर की संख्या काउंट करनी है, तो लेंथ होता है। ये देखो ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है, ध्यान दीजिए, स्पेस को भी काउंट कर रहा है, यकीन ना हो तो काउंट करके देख लो। कंप्यूटर में 8 अक्षर होते हैं, मशीन में 7 होते हैं, काउंट कर लो। स्पेस की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 16 आ रहा है उत्तर, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका उत्तर ऐसे स्पेस बना दूं यहाँ पे, ठीक है, तो वहां देखिएगा उत्तर 17 हो जाएगा। अब आगे देखो, अब मैं आपको रिप्लेसमेंट बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ जो गुड लिखा हुआ है इसको बैड बना दो, क्या बना दो, बैड बना दो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया भाई, लेंथ भी हमने निकाल लिया। अब मैं आपको डेटा रिप्लेस करना बता रहा था। देखो मान लीजिए इसमें गुड को बैड बनाना है मुझे, जहाँ पे गुड आ रहा है उसको हमें बैड बनाना है। तो मैंने एक मतलब मैक्रो डाला है यहाँ पर, डिम लिखा x एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को मैंने उठा लिया यहाँ पे a1 डॉट वैल्यू, आ गई वैल्यू। अब मेरे को करना क्या है कि इसके नीचे जो a2 की लोकेशन है ना, वहां पर मुझे इस डेटा को बदलना है और गुड की जगह बैड लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा रिप्लेस। डेटा कौन सा है, x, क्या चीज बदलनी है, गुड, बदलना किस में है, बैड में, ऐसे लिखना है, तुरंत आपको बदल के दे देगा। ये सिर्फ वही है जैसे आप लोगों ने एक्सेल में सब्स्टिट्यूट पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं। यहाँ रिप्लेस, इनके अपने फंक्शन है वही यूज करना है। अगर सब्स्टिट्यूट यूज करना है तो वर्कशीट डॉट फंक्शन करके कॉल करना है। राम लिख दो, कुछ भी उसी लाइन में चेंज करना है ना, तो यहाँ पे A1 कर दो, A1 में जाके देख दो, ये चेंज हो गया, ठीक है। कहीं से भी चेंज। अब आप देखो लॉजिकली सोच पाते हो, है ना, ऐसे सोचा करो। जब ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे ना तो अपने आप कोडिंग बनती है। आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, और उसमें इधर पहले स्पेस है फिर राम लिखा हुआ है। अब आपको ये डाटा यूज करना है और स्पेस को हटा के यूज करना है, ठीक है। अटेंडेंस ले ली थी ना मैंने, ले ली, पता नहीं सेंड कर देखो। सबसे पहले भाई डाटा लाने का काम करना है, ये तो अब सबकी जुबान पे रट गया होगा।
आगे डाटा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर इस डाटा को डायरेक्ट प्रिंट कर दूं तो स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा, मानते हो ये बात? स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। मेरे को तो स्पेस हटाना है, तो स्पेस मुझे हटाना कहां से है? लेफ्ट साइड से। तो मैं लिखूंगा एल ट्रिम। एल ट्रिम ये क्या करता है, लेफ्ट साइड का स्पेस हटा के मुझे डाटा देगा। देखो अगर समझ में कभी ऐसा काम करना हो तो ऐसे कर लेना। अच्छा, अब सिचुएशन चेंज करते हैं। मान लो इसके राइट साइड में स्पेस है, दिख रहा है आपको? राइट में स्पेस है। अब मैं अगर डायरेक्ट इसको लिख दूंगा तो ये तो राइट में स्पेस लेकर आ जाएगा। देखो अब राइट में स्पेस है, कैसे पता लग रहा है? कट रहा है ये डाटा, पूरा एक ब्लॉक है। देखो ये डाटा आर पार जा रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब मेरे को राइट का स्पेस खत्म करना है तो आर ट्रिम यूज करना है। ये देखो ये आर ट्रिम कट गया ना, लाइन बीच में लाइन आ गई। अच्छा, अब सिचुएशन को और बदलते हैं। मान लो ऐसा डाटा है जिसके लेफ्ट में स्पेस है और राइट में भी स्पेस है। अब दोनों साइड है स्पेस, देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। अब इससे कैसे निपटे हैं? हाँ, आप यहाँ पे ट्रिम यूज कर लो, ये दोनों का खत्म करता है। अभी हमें स्पेस वगैरह हटाना भी आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। मान लो मुझे कुछ लिखना है, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि इसमें 10 स्टार लिख दो, तो ऐसे लिख दोगे आप, और प्रिंट करना है वहां पे तो प्रिंट भी कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस बात की क्या गारंटी है 10 स्टार है? किसी ने काउंट थोड़ी ना, तुक्का लगाया मैंने भी, मेरे को नहीं पता 10 है कि कितने। किसी ने बोलते 20 स्टार लिखो, तो मुझे क्या पता है 20 स्टार है? नहीं पता। अब काउंट करने कौन बैठेगा? किसी ने बोल दिया 500 करने स्टार में, काउंट करके करने कौन बैठेगा? तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप एक फंक्शन कॉल करो स्ट्रिंग, कितने स्टार चाहिए? 10, ऐसे लिख दो। पहले लिखा मैंने संख्या, कितने चाहिए, क्या चीज चाहिए? स्टार। तो ये 10 स्टार होंगे, गारंटी है ये 10 स्टार है। पहले 11 दे दो। अगर मेरे को जितने भी चाहिए, मेरे को 100 चाहिए, ये देखो 100 स्टार। जरूरी है स्टार, आपको जो भी अक्षर चाहिए, आपको पी चाहिए, पी लो। आप कोई भी लेटर रिपीट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। मैंने यहाँ पर पी के लिखा, तो पहला अक्षर लेटर रिपीट करता है, तो पी के मतलब पहला अक्षर ही रिपीट करेगा। लेंथ करके वो वेरिएबल की वैल्यू दे देंगे। जैसे ये सारा डाटा x के पास है तो लेंथ में x डाल देंगे, तो उसके नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेगा। ठीक है, तो भाई ज्यादा छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया तो जो भी अक्षर चाहिए, मैंने स्टार ही लिख देते हैं, ये ज्यादा ठीक है। ये समझ में आ गया? अब एक आखिरी फंक्शन और है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। फंक्शन है कंपेयर करने का। अगर दो टेक्स्ट आपके पास है तो कंपेयर कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ मैंने राम लिखा, यहाँ शाम लिखा, दोनों को कंपेयर करने का कोड बनाने, दो टेक्स्ट वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं, चलिए। तो दो वेरिएबल ले लो पहले, तो दोनों की वैल्यू को उठाकर लाओ, दोनों वैल्यू भी आ गई। अब इन्हें कंपेयर करने के लिए मैं एक लॉजिक लगाऊंगा। फंक्शन कॉल होगा स्ट्रिंग कंपेयर, किस किस को करना है? एक्स और वाई को। अगर इसका मान 0 आता है, इसका मतलब है दोनों वैल्यू बराबर है। दोनों वैल्यू बराबर कब होते हैं? जब दोनों के इसका मान जो है 0 आता है। फंक्शन कॉल होगा स्ट्रिंग कंपेयर, इसमें दो वैल्यू डाल देते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ऑब्वियसली इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। दो वैल्यू आपस में कंपेयर करते वक्त डिफरेंस देखा जाता है। जैसे मैंने आपके सामने दो नंबर रखे 12 और 5, आप तुरंत बोलोगे सर बराबर नहीं है, कैसे पता चल रहा? डिफरेंस देख रहे हो आप। मैंने आपको अगला नंबर दिया 4 और 5, सर ये भी बराबर नहीं, कैसे पता चला? डिफरेंस। मैंने आपको नंबर दिया 3 और 3, आप बोलोगे सर ये बराबर है, कैसे? डिफरेंस। कितना है डिफरेंस का उत्तर? 0। जब मान 0 आया तो तुमने बोला बराबर है सर। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल, अदरवाइज हम लिख देंगे नॉट इक्वल। ये खत्म हो गया। अभी मैं कोड चलाऊंगा तो साफ क्या उत्तर आएगा इसका? नॉट इक्वल आएगा, बराबर थोड़ी ना है, नॉट इक्वल। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा राम, बताओ क्या उत्तर आएगा? तो ऐसा ही कोड से टेक्स्ट भी तो कंपेयर होते हैं। ठीक है, तो ये तो कंपेयर हो जाएंगे, डोंट वरी। अगर ये दोनों सेम हुए ना, ये कंपेयर हो जाएंगे, ये दोनों सेम है ना, तो इसका उत्तर इक्वल आएगा, डोंट वरी।
टेक्स्ट भी तो कंपेयर होते हैं, वहां तक फाइनल। जब आप कोई कीबोर्ड से डालते हैं तो आप ये मत समझो ये टेक्स्ट है। कंप्यूटर की नज़र में कोई टेक्स्ट होता ही नहीं है, कंप्यूटर तो नंबर पे चलता है ना। कंप्यूटर की नज़र में कोई नंबर भी नंबर नहीं होता है, वो एसकाई कोड पे चलता है, ठीक है, उसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। आप लोग तो AIML के स्टूडेंट हैं, तो नंबर सिस्टम कैसे होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर की तो भाषा ही मशीन लैंग्वेज होती है, 0 1 नहीं समझता है, तो इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, हाँ, तो समझता कैसे? 0 1 के फॉर्मेट समझता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर में कहीं पर लिखते हो 12, तो एक्चुअल में 12 नहीं लिखा, कंप्यूटर इसको समझता है 1 1 0 0, ये होता है बाइनरी नंबर इसका, ठीक है। आप जब कंप्यूटर की नज़र में कहीं पर A लिखते हो तो इसका बाइनरी कोड ऐसे होता है 1 1 0 0 0 1 1 0 1, ये 97, ये होता है A, ये होता है A। अब जब कभी आप दूसरी जगह पर A लिखते हो तो उसका भी तो नंबर बेटा यही आएगा। अब तो कंपेयर हो सकता है, अभी समझ में आया? टेक्स्ट कंपेयर नहीं होते, नंबर तो होते हैं कंपेयर, अभी समझ में आएगा, नंबर कंपेयर होते हैं, हर एक किसी का नंबर होता है पीछे, उसको क्या बोलते हैं? स्काई नंबर बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में चलता है ये। चलिए, तो यहाँ पर आपकी जो ये स्टडी है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। अब डाटा वगैरह मैं आपको भेज देता हूँ, आज की क्लास कम करते हैं।